नाम लेते हैं और फिर हम लोग आज नया थ्योरी स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो न्यूटन्स लॉ। तो कुछ डाउट्स लेते हैं। एच सी वर्मा का 48 सम्स। अनुष्का तूने शायद समझे नहीं ये सवाल को, अदरवाइज ये सॉल्व हो जाता। थ्योरी पढ़ा दिया इसका। सर एच सी वर्मा लेना जरूरी है क्या? क्या फिर से बोलो। सर एच सी वर्मा लेना पड़ेगा क्या अभी? एच सी वर्मा ले लो तो बहुत अच्छा है, जरूरी है, बिकॉज टेक्स्ट बुक है, इससे पढ़ने के लिए कहेंगे, थ्योरी इससे पढ़ सकते हो, ये सबके पास होता ही है। ओके सर। तो ये 500 मीटर का विड्थ है। रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। And man can swim with a speed 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, जिससे स्विम कर सकता है, विच इज लेस देन वी आर। अगर यहां से स्टार्ट किया, क्या यहां ये पहुंच सकता है क्या? Will he able to reach at this point? नो सर। नो सर। क्यों नहीं पहुंचेगा? बिकॉज मैन का जो वेलोसिटी है वो कम है इससे, इसका कंपोनेंट तो कभी इसको नलिफाई करेगा नहीं। दैट मीन्स देयर विल बी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इनएविटेबल है, ड्रिफ्ट तो होगा ही। तो बात आती है अनुष्का कि कम से कम ड्रिफ्ट के लिए क्या करें। तो कम से कम ड्रिफ्ट के लिए वो कितना एंगल पे स्विम करे, थीटा, तो उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो। इसमें यही पूछ रहा है व्हाट इज एल मिनिमम, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था अनुष्का। तो ये कर सकते हो रेफर क्लास नोट से। यस सर। समझ में आया? सिर्फ क्वेश्चन समझ में नहीं आओगा इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तनिषा, अभिषेक, क्वेश्चन नंबर। अभिषेक तुम्हारा कौन से डाउट है, बुकलेट का है क्या? नहीं सर, एचसीवी का ही है। 36 एंड 44 यही तनिषा का भी है। और ये कॉमन डाउट है 44। पहले 44 ले लेता हूं। ये सारे बच्चे डाउट पूछते हैं 44। बच्चों, एक कहा कि एक बैट्समैन है जिसने एक बॉल को हिट किया है और स्टेडियम में ये गैलरी जो है वो 1 मीटर हाइट और 1 मीटर विड्थ का है। ऐसा रहता है सीढ़ियों बना हुआ।
और batsman strikes the ball at level 1 meter above the ground and hits a mammoth 6. So बच्चों ये ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे हिट किया है, यहां से 53 डिग्री एंगल पे 35 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये ऐसे जाके कहीं तो हिट किया, तो कह रहा है कि किस गैलरी में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस में जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करता हूं बच्चों, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है दिस इज 110 मीटर। इमेजिन करो कि मैंने एक ऐसे लाइन ले लेता हूं ऐसे, और सोचो कि अगर ये सपोज इस लाइन को अगर यहां क्रॉस करे, चाहे यहां करे चाहे यहां करे, ये इस गैलरी में हिट करेगा। अगर ये यहां कहीं हिट हुआ, यहां हिट हुआ, यहां हिट हुआ, मतलब इस गैलरी में आएगा। एम आई राइट? यस यस तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज्यादा है, बट आइडिया क्लियर कर लो कि किस गैलरी को हिट करने वाला है, मतलब ये यहां से यहां के बीच में हिट कर रहा है कि यहां से यहां के बीच में कि यहां से यहां के बीच में। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये ना डिस्टेंस सपोज एल ले लेता हूं, एल है ना। अगर ये एल ले लिया तो यहां से इस प्रोजेक्टाइल में अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट यहां पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 110 प्लस एल, और ये बच्चों 45 डिग्री होगा बिकॉज ये भी 1 मीटर। तो इस प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 110 प्लस एल कॉस 45। इसका y कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहां से ओरिजिनल ले रहा हूं, यहां से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों l साइन 45। ठीक है ना, आई बात समझ में? यस सो 100 और l cos 45 l बाय रूट 2, सपोज उसको l डैश ले लेता हूं, l बाय रूट 2 को बाद में लिख लोगे क्योंकि बार बार ये भी l बाय रूट 2 है, तो l डैश ले लेता हूं। इस प्रोजेक्टाइल के इस पाथ पे ये पॉइंट है, तो बच्चों इस प्रोजेक्टाइल का हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशंस। क्या होता है इक्वेशन? y इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस नहीं माइनस ना, माइनस g यस सर माइनस अपॉन 2u square 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, क्या होता है, सॉरी ऊपर होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों y की जगह पे यहाँ पे l डैश पुट कर दो, x की जगह पे 110 प्लस l डैश माइनस g, एक्स स्क्वायर की जगह पे यही 110 प्लस l डैश, tan स्क्वायर थीटा दिया और u दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। तो बच्चों ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो l डैश का बच्चों एक वैल्यू निकल जाएगा, l डैश। आ रही बात समझ में? सर
सर इसमें y इज इक्वल टू l sin 45 डिग्री, सर उसमें l sin 45 डिग्री प्लस 1 चाहिए था ना सर, जो 1 मीटर है वहाँ, तो ऐड हो जाएगा। हमें बताना, मैंने इसी को ओरिजिन ले लिया, इसलिए देखो यहाँ से मैं किया और यहाँ से मैं किया, दिस इज यहीं से लिया, यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, यही पॉइंट पोजीशन है। अभी क्लियर? यस सर। ड्रॉ भी किया था। तो बच्चों एल डैश निकल गया, एल डैश का एल बाय रूट। तो अब समझना बच्चों कि अगर ये जो हिट किया एल, सो अगर ये देखो ये √2 डिस्टेंस है, ये √2 डिस्टेंस है, तो ये इसमें अगर हिट किया होता तो L बाई √2, L बाई √2 जो होता अगर कहीं यहां हिट करता तो ये लेस देन 1 होता। अगर यहां पे हिट करता तो लेस देन 2 होता, अगर सेकेंड गैलरी में हिट करता। अगर थर्ड गैलरी में होता तो लेस देन 3 होता। तो एल डैश किसके बीच में, अगर एल डैश सपोज 4 और 5 के बीच में है ना, 4 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो फिफ्थ गैलरी में हिट किया होगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। क्या रहा है उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा। इज इट क्लियर? ये √2 डिस्टेंस है, √2 डिस्टेंस है, √2, तो एल अगर सपोज यहाँ पे है तो एल बाई √2 करेंगे तो लेस देन 1, यहाँ पे है तो एल बाई √2 करेंगे तो लेस देन, सॉरी यहाँ पे है तो लेस देन 3। तो यही एल डैश पे कंडीशन लगा लोगे। सर हम्म, सर आपकी स्क्रीन बीच बीच में थोड़ी सी पॉज हो रही है। इससे पहले 34 भी ले लेते हैं। तो बच्चों बताओ 1 यार्ड में कितना फीट होता है? 3 कितना? 3 3 फीट, रफली 3 फीट। yes sir। तो देखो करा कि 40 यार्ड का एक ग्राउंड है, सो 40 इंटू 3 फीट दैट इज इक्वल टू 120 फीट। लेकिन बच्चों ये मिडिल में एक रखा हुआ है बॉल और यहाँ पे गोल पोस्ट है। इसकी हाइट जो है वो है कितनी है, 10 फीट है क्या? 10 फीट हाइट है। अब यहां से एक बॉल को हिट किया 45 डिग्री पे, कहा कि क्या ये गोल पोस्ट पे पहुंचेगा, क्या गोल हो पाएगा क्या? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 60 फीट। क्योंकि ये फीट में दिया हुआ है तो कैन यू डू नो कि जी का वैल्यू फीट में क्या होता है? 32 32 होता है ना।
सो अब जी का वैल्यू ये ले लो, ये 60 फीट ले लो और फॉर्मूला पुट कर लो, क्या कर लो यहाँ पे कि गोल पोस्ट हो पाया कि नहीं। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ना x का वैल्यू 60 फीट पुट कर दो, x का वैल्यू, और देखो y अगर लेस देन 10 आ रहा है, 12 फीट के अंदर अंदर आ गए। 10 फीट के अंदर आ गया तो गोल हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है अभिषेक, तुमसे हुआ था क्या ये? Yes, sir. ठीक, u का वैल्यू दिया हुआ फीट में ही 64 फीट पर सेकेंड। चलो तो आर्य जोशी ये 34 हो जाएगा। सर यस सर। सर एग्जाम में से अगर अलग अलग यूनिट्स में देंगे तो उसका ये उस यूनिट के रिस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यूज भी दिए रहेंगे ना, जैसे कि अभी दिया रहेगा, जी का अगर 32। आईआईटी पूछेगा तो दिया रहेगा। ठीक है अच्छा ठीक है, ओके जिसने सर। कुछ सीख लिए तो याद रख लेना। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल है 36। तो 36 में क्या है, ये एंगल दिया है 15 डिग्री और ये स्कूटर ऐसे आ रहा है, तो क्या ये ऐसे जा पाएगा क्या? तो यही देखना है बच्चों की ये एंगल तो हमें पता है 15 डिग्री, तो रेंज निकालो 15 डिग्री के लिए। आर इज टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 36 में पूछा है अब ये भी देखो फिट में दिया 11.7 फीट। अब यहां से दिया ये 5 फीट का ये है बाइक का भी हाइट है, तो ये 5 फीट हो गया, ये भी 5 फीट हो गया। ठीक है और ये हो गया 11.7। बच्चों तुम्हें जैसे ये लीव किया तो तुम्हें क्या चाहिए कि ऐसे जाके ऐसे जंप करे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना का रेंज होना चाहिए? अगर यहां से अभी लीव किया तो इसको यहां आना चाहिए 11.7 प्लस रफली 5 16.7. है ना, 16.7 फीट रेंज हो जाना चाहिए रफली। ठीक है और बस यही होगा और कुछ नहीं है इसमें। सर सर लेकिन वो बाइक की लेंथ क्यों ऐड की, वो तो उसमें एजिंग हो जाएगी ना सर, वो जंप करेगा। अब ये फ्रंट व्हील यहाँ पे है अभी और यहाँ से जंप करना शुरू किया, तो इसको अगर फ्रंट व्हील यहाँ आएगा तो तू ये पीछे वाला नीचे जाएगा, यहाँ रह जाएगा, तो तू बचेगा, ये गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ से ये फ्रंट यहाँ तक जाना चाहिए ना। यस सर। ठीक है यस सर, थैंक यू चलो बच्चों सर। 5 फीट मतलब कितने मीटर होता है? 5 फीट, अब देख लो 5 फीट 1 फीट कितना में होता है, ये सर्च कर लेना गूगल पे। एक घंटा में। So we are going to start new chapter, Newton's law of motion. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चैप्टर है।
और यहाँ से बच्चों को फिजिक्स में जो है इंटरेस्ट यहाँ से जगना शुरू होता है। कुछ बच्चों को काइनेमेटिक्स भी अच्छा लगता है, बट काइनेमेटिक्स का लेवल सडनली बहुत हाई हो जाता है। हमने बहुत टफ सवाल अभी तक नहीं करा है, टाइम के साथ बीच बीच में हम रिविजन्स में लेंगे सवाल। सो हम लोग when we are reading studying the concept of kinematics, हमने ये डिस्कस किया कि if this is the acceleration, what will be the position, what will be the velocities of the particle at any later time at later position. That means हमने ये नहीं देखा कि उसमें acceleration क्यों है, what is reason for the acceleration. वहां पे बच्चों हम लोग मोशंस को डिस्क्राइब किया कि ऐसा है तो ये होगा। यहाँ पे बच्चों हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑनवर्ड, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि ऐसा मोशंस क्यों है, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल। और बच्चों तुम्हारे पास कुछ बच्चों ने बुकलेट रिसीव कर लिया है, कुछ बच्चों ने बुकलेट नहीं रिसीव किया है। सेंटर पे आके बुकलेट कलेक्ट कर सकते हो, है ना, बुकलेट अवेलेबल है। सर आप काइनेमेटिक्स के पहले वाले दे सकते हो क्या, वो जो आपके है? क्या सर आपका वीडियो फ्रीज होते होते आ रहा है सर। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रीजन फॉर मोशन, व्हाट इज रीजन फॉर एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या है बच्चों, व्हाई द बॉडी एक्सेलरेट, फोर्स। फोर्स। आंसर जो है वो है फोर्स, है ना। अगर सिस्टम पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। सो हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एकदम बच्चों यहाँ से एकदम ध्यान से देखना, फर्स्ट लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। सर आवाज कट हो रहा है सर। आवाज कट हो रही है यार, इतना नेटवर्क खराब हो गया मेरा। नहीं सर सही नो सर, आवाज तो सही आ रही है, लेकिन वीडियो अभी रिफ्रेश तो में से वीडियो आता है। अभी तो आ रहा होगा वीडियो सही। यस सर, अभी क्लियर। सो बच्चों फोर्स, छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूं, चलो बच्चों कुछ फोर्स का नाम बताओ, व्हाट इज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ फोर्स। तो अभी तक जितने भी फोर्स तुम जानते हो उसका कुछ नाम बताओ। तुम कहोगे कौन सा फोर्स कहोगे, एक कहोगे टेंशन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, कहोगे फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स, और कोई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक रिपल्सन, और कोई फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया। मस्कुलर फोर्स, न्यूक्लियर, मस्कुलर फोर्स, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं बच्चों, बट अगर जितने फोर्सेज हैं उस सबको अगर हम कैटेगराइज करें, बेसिक नेचर पे देखें, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे देखें। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया, देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने न्यूक्लियर फोर्स भी लिखा है, ठीक है। बच्चों कॉमन लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो तूने किसी को पंच मारा तो वो भी एक फोर्स है। तो जितने भी फोर्सेज हैं, ये सारे फोर्स कॉमन लाइफ में देखते हो, इसको बोलते हैं ना बेसिक नेचर। एक कैटेगरी का नेचर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
मैंने क्या कहा बच्चों, कॉमन लाइफ में जितने भी फोर्सेस देखते हो, जितने भी फोर्सेस एक्सपीरियंस किए हो, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहोगे सर ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इज नॉट डिफरेंट थिंग, एग्जैक्टली एक ही है, तो मिक्स करके बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो ये एक ही है, क्योंकि पहले स्टडी किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स अलग, मैग्नेटिज्म का फोर्स अलग, दैट टू डिफरेंट एंटिटीज है, बट बाद में पता चला दैट टू आर इंटर रिलेटेड, बेसिक एक ही है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एक जो कॉमन लाइफ में जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ये चैप्टर में पढ़ने से के लिए इस जो कंसेप्ट बता रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरा जो है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कहोगे सर सारे जब लिख ही लिए कि हमने कहा ग्रेविटेशन को छोड़ करके जितने भी फोर्सेस कॉमन लाइफ में तुम एक्सपीरियंस करते हो वो सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आता है। मतलब जो अगर सपोज केमिकल रिएक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे दो रिएक्शंस हुआ, उसमें कुछ जनरेट हुआ, है ना, बैटरी में कुछ चीजें हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। कहोगे सर आप दो और क्यों बना के रखे हो? बच्चों एक और फोर्स है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। कहोगे सर ये कहां लगता है? वेयर इट एक्ट्स? दिस एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। कहोगे न्यूक्लियॉन्स क्या है? किसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स बच्चों? जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, ये किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का फोर्स है। इसके बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कहोगे सर अब तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी फोर्स हो गया, अब बताओ एक और फोर्स कौन सा बचा रह गया? स्टिल फोर्स या फिर वीक फोर्स। बच्चों जो तीसरा फोर्स है दैट इज दिस इज कॉल्ड वीक फोर्स। बच्चों न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और शायद हमने एक क्लास लिया होगा, किसी को बताया होगा बच्चों कि जो हम लोग अगर एटम की बात करें तो कहा था कि नासिक से 10 किलोमीटर चले जाओ, 10 किलोमीटर के रेडियस को अगर हम एक एटम माने तो न्यूक्लियस कितने कितने रेडियस का था, कितना छोटा था? 10 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों ने शायद कभी ये बताया होगा कि द होल एटम जो है वो एम्प्टी है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों कहाँ लगता है? न्यूक्लियर फोर्स ना इसमें जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है इसके बीच में लगता है, न्यूक्लियस में। एटम एटम का जहाँ इंटरेक्शन है बच्चों, जो जनरली कॉमन लाइफ में हमारे जो आता है वो सिर्फ यही होता है, ये इंटरेक्शन तो हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। तो कहोगे सर अब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो ये कहाँ लग रहा है? वीक फोर्स किसके बीच में लग रहा है? तो वीक फोर्स जो है वो विद इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बीच में लगता है। प्रोटॉन भी किसी चीज से बना हुआ है, क्वार्क्स ये सब, उसके बीच में जो लगता है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। और इसका नेचर जो है वो बहुत स्मॉल फोर्स है, बहुत लार्ज फोर्स नहीं है। मतलब
जब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, सो इस कन्वर्जन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो वीक फोर्स है। तो क्लियर हुआ? अगर इसमें पूछा जाए सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स कौन सा है बच्चों, सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया वीक फोर्स है। वो प्रोटॉन के अंदर लग रहा है पार्टिकल, बहुत कम डिस्टेंस। उसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब कम डिस्टेंस के लिए हुआ। अगर इस सब में पूछा जाए कि व्हाट इज वीकेस्ट इन नेचर, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। बच्चों वीक फोर्स नहीं, वीकेस्ट इन नेचर जो है ग्रेविटेशन। ये बच्चों बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है, अगर कंपैरिजन करें तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है और स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जब एक इंटरेक्टिंग बॉडी बहुत बड़ा है तभी सिग्निफिकेंट होता है, जैसे अर्थ एंड ब्लॉक। तो बच्चों यहां तक क्लियर? अब एच वर्मा में एक सवाल है बच्चों, पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? क्या कहोगे? फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना? तो चलो ये डिस्कस कर लिया, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, लिख लेना ऐसे। लेकिन बच्चों जो हमें तो फोर्सेस कौन सा चाहिए, हमें तो अभी मतलब नहीं है न्यूक्लियर फोर्स और इसका, हमें तो चाहिए जो हम कॉमन लाइफ में फोर्सेस देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कॉमन लाइफ में जो फोर्स देखते हैं बच्चों, एक लिख लेते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या लिख लेते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज एंड देन वी विल कम टू द न्यूटन्स लॉ। तो सारे बच्चे ध्यान सुना। नॉर्मल फोर्स क्या होता है बच्चों? वेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जैसे एक ब्लॉक है और एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस, ग्राउंड का सरफेस या टेबल का सरफेस एंड ब्लॉक, ये दोनों कॉन्टैक्ट में है। बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट दे अप्लाइज फोर्स, और वो फोर्स कैसा होगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल होगा। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल का मतलब हुआ सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा? whenever When two bodies are in contact. whenever two surfaces are in contact, force acting normal to the surface, normal का मतलब बच्चों perpendicular surface is called normal force। ठीक है। अब बच्चों मान लो अगर मैं पूछूं कि एक स्फीयर ले लेता हूं, ये यहां भी कांटेक्ट में है, यहां भी कांटेक्ट में है, इस स्फीयर पे कितने नॉर्मल फोर्सेस लगे हैं? स्फीयर पे नॉर्मल फोर्सेस दो लग रहे हैं बच्चों, एक यहाँ पे। तो ये जो सरफेस है ना,
ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इधर। अब मैंने इधर एरो क्यों दिया, तो नॉर्मल फोर्स जो है बच्चों वो क्या करता है, पुश करता है। जैसे ये सरफेस, ये जो एन दिखाया, ये एन क्या है, ये एन है फोर्स बाई सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल फोर्स कैसा होगा बच्चों, पुश करेगा। क्या नॉर्मल फोर्स पुल कर सकता है क्या, नो पुल नहीं करेगा। नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, पुश करेगा। तो देखो इसलिए ये जो फोर्स लिखा है ये वर्टिकल सरफेस लगा रहा है किस पे, स्फीयर पे। वर्टिकल सरफेस स्फीयर पे पुश कर रहा है। अगर मैं कहूं कि ये इंक्लाइन सरफेस इस पे स्फीयर पे किधर लगाएगा, तो इधर लगाएगा। और दोनों कहां जा रहा होगा बच्चों, इसके सेंटर पे जा रहा होगा, बिकॉज नॉर्मल है सरफेस के। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. बच्चों मान लो एक वर्टिकल वॉल है और हॉरिजॉन्टल वॉल, और एक यहाँ पे एक लैडर ऐसे रखा हुआ है, एक लैडर ऐसे रखा हुआ है। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा ऐसा, और वर्टिकल वॉल लगा रहा होगा लैडर पे फोर्स ऐसा। मतलब यहां से देखना, इसका जो ये तो पॉइंट पे टच कर रहा है रॉड, तो इसका नॉर्मल तो डिसाइड करना मुश्किल है। तो ये सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसका नॉर्मल पता है। तो जो कॉमन नॉर्मल है, कोई एक का नॉर्मल अगर पता है तो उसके परपेंडिकुलर होगा। इज क्लियर? यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये हमने 2-3 एग्जांपल ले लिया बच्चों फोर्स का। नॉर्मल फोर्स, इज इट क्लियर? क्या क्या पढ़ा बच्चों? नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में है तभी लगेगा। कांटेक्ट में है तो सरफेस के नॉर्मल में जो रिएक्शन लग रहा है वही नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, पुशिंग इन नेचर या पुलिंग इन नेचर, का पुश करेगा। दैट्स इट। उसके बाद कौन सा डिस्कस करें बच्चों, टेंशन। ये थोड़ा बेस बना रहा हूँ बच्चों, बेस। ये सब बच्चों बाद में पूछते हैं कि इससे कैसे हो गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ छोटा छोटा चीज। बच्चों एक दीवार है और उसमें से एक हुक लगा हुआ है, और उससे एक स्ट्रिंग बांध दिया। इसको क्या करो, पुल करो। कोई आदमी इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये पुल करेगा तो बताओ बच्चों, अगर किसी ने एफ फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एजेंट है यहाँ पे, और ये एफ फोर्स से पुल कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। स्ट्रिंग अगर टाइट हो गया तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैन के हाथ पे Elastic कैसा force. फोर्स लग रहा होगा, इधर कर रहा होगा पुल। न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग बताएंगे, तुम लोग जानते ही होंगे। ये स्ट्रिंग जो हुक पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ये स्ट्रिंग चाह रहा होगा कि हुक ना वहां से निकल जाए बाहर, ऐसा लगा होगा फोर्स टेंशन का। ये क्या है बच्चों, फोर्स, फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन। तो कैन यू टेल मी कि टेंशन इन स्ट्रिंग पुलिंग नेचर का है या पुशिंग नेचर का? Pulling nature. पुल नेचर। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, Pulling फोर्स जहां भी देखेंगे Pulling. तो string अपने तरफ इट विल पुल टुवर्ड्स इट। टुवर्ड्स देखना, यहाँ पे स्ट्रिंग किधर है, इधर है स्ट्रिंग, तो अपने तरफ पुल कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग किधर है, इधर। तो बच्चों अगर मैं मान लो सपोज एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूं,
ऐसे सवाल लूंगा और स्ट्रिंग में टेंशन बच्चों हो गया है टी, स्ट्रिंग टाइट है तो टेंशन हो गया है टी। देखो मैं दोनों तरफ एरो इसलिए दे रहा हूं, पूछो पुली पे स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगा होगा, तो कहोगे सर स्ट्रिंग अपने तरफ पुल करेगा, तो ये ऐसे लगाएगा फोर्स। यहाँ पे स्ट्रिंग किधर पुल कर रहा होगा, पुली को इधर पुल कर रहा होगा। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा होगा, टेंशन का फोर्स ऊपर होगा, अपने तरफ पुल करेगा, ऊपर लगा। ओके ऊपर लगेगा टेंशन। क्या ये समझ में आया? टेंशन का फोर्स क्या करता है, पुल करता है। तो टेंशन का भी फोर्स हो गया बच्चों। और बताओ कोई फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल ऑलवेज पुल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। अच्छा इससे पहले मैं ये बताता हूँ, टेंशन इन द रॉड, बच्चों रॉड का टेंशन जो है वो पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। पुलिंग एज वेल एज पुशिंग। लेकिन स्ट्रिंग का टेंशन कभी पुश कर सकता है क्या? जैसे अगर कोई कहा जाए कि एक रॉड से एक ब्लॉक अटैच कर दिया, तो ये रॉड है। यहाँ पर अगर ये mg का फोर्स नीचे लगा, ये चारा mg नीचे चला जाए, तो ये रॉड जो है ना ऊपर फोर्स लगा होगा इस पे। तो ये यहाँ पे टेंशन कैसा है बच्चों, टेंशन इन द रॉड पुलिंग नेचर का है। लेकिन सोचो एक ब्लॉक है ऐसे और एक रॉड से, रॉड के थ्रू इसको ना ऐसे रोक के रखा, बेल्ट कर दिया रॉड। तो देखो ये mg नीचे जाना चाह रहे थे, ये रॉड क्या कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा। तो रॉड का जो टेंशन है ये कैसा है, यहाँ पे रॉड का टेंशन पुशिंग है। समझ में आया? अगर सपोज एक टेबल है और टेबल बनाया, उसके 4 लेग्स हैं, तो ये लेग्स क्या कर रहा होगा, कैसा फोर्स लगा होगा लेग्स, ये रॉड है, इसका इसमें जो टेंशन कैसा पुश कर रहा होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ये टेबल बनाना था और रॉड के जगह पे क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग लगा दिया, तो क्या स्ट्रिंग लगाने से ये रहेगा प्लेट, नीचे नहीं गिर जाएगा? स्ट्रिंग विल नेवर पुश। लेकिन कहोगे सर मेरे पास तो सिर्फ स्ट्रिंग ही है और मुझे ये बनाना है, ये ऐसे चेयर बनाने हैं, तो क्या कहेंगे कि एक काम करो यार, इसको क्या कर दो, वर्टिकली हैंग कर दो। आई बात समझ में? ये स्ट्रिंग हो सकता है, यस सर। तो ये स्ट्रिंग में एक टेंशन है, तो स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग पुल कर रहा है, अगर स्ट्रिंग की जगह रॉड होगा तो भी रॉड भी ये पुल नहीं करेगा, तो रॉड का टेंशन पुलिंग एज वेल एज पुशिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। सर
सर सर वो जो टेबल था उसमें जो स्प्रिंग लगे तो उसमें सिर्फ पुशिंग ही फोर्स था, वो पुलिंग भी हो सकता था ना, वो डाउनवर्ड। वो पुलिंग ही था, पुल कर रहा था वो। जो सीलिंग्स लगा दिए थे वो पुल था, चाहे वो रॉड हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। चलो समझ में आ जाएगा वो। स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करते हैं बच्चों। स्प्रिंग कैसा होता है? बच्चों स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है, तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा वो। लेकिन नेचुरल लेंथ से अगर सपोज हमने कुछ डिस्टेंस इलोंगेट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो ये एक फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स। इस फोर्स का टेंडेंसी होगा कि बैक टू अपने इक्विलिब्रियम ले आए। ये जो फोर्स लगेगा उसका टेंडेंसी होगा कि बैक टू इक्विलिब्रियम लेके आ जाए, इधर लाने का टेंडेंसी होगा। और जितना ज्यादा एक्स करोगे बच्चों, वो फोर्स उतना ज्यादा होगा। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है इनटू एक्स। ये स्प्रिंग का नेचर होता है बच्चों। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नेचुरल लेंथ से अगर हम एक्स इलोंगेट किए तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा बैक टू इक्विलिब्रियम लाने के लिए, बैक टू नेचुरल लेंथ लाने के लिए। और वो फोर्स जो होता है सम कांस्टेंट इनटू एक्स होता है। और इस सम कांस्टेंट जो है उसको बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। लिख लो यहां तक। सर वो एक्स क्या है वहाँ पे? क्या है? एक्स क्या है वहाँ पे? नहीं समझा मैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्स, एक्स है, नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस ले गए। नेचर ऑफ फोर्स इज ऑलवेज bring back in natural length। ठीक है। सर ये पुलिंग और पुशिंग दोनों है ना? यस अभी हमने हमने कहीं लिखा नहीं है ना कि ये क्या है, पुलिंग या पुशिंग। मैंने क्या लिखा? नेचर ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज टू ब्रिंग बैक इन नेचुरल लेंथ। तो अगर बच्चों इलोंगेट किया है तो ये वापस लाना चाहिए। और अगर सपोज हमने क्या किया, नेचुरल लेंथ से उसके लेंथ को कम कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, तो भी ये क्या लाना चाहेगा? बैक टू इक्विलिब्रियम। तो उसने बहुत सही बताया कि सर ये क्या होगा, ये पुशिंग भी हो सकता है और पुलिंग भी हो सकता है। एकदम सही बताया। क्लियर? सर मैंने रॉड टेंशन के मामले में एक है ना चीज नोटिस की है बोलो। कि रॉड हमेशा है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट ही फोर्स लगा रहे अगर वर्टिकल रखे तो। ग्रेविटी के अगेंस्ट इसलिए लगा रहा था क्योंकि वहां पे जो दो केसेस लिए हम, जो दो केसेस लिए उसमें एक ब्लॉक को बैलेंस करना था, इसलिए अगेंस्ट लगा रहा था। ये रॉड है ना। अब मैं इसको ना ऐसे ऐसे पुल करता हूँ, ऐसे खींच लिया। ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि इलोंगेट हो तो ये वापस लाना चाहेगा।
हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, तो इसमें टेंडेंसी क्या होगा, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ये पुश करेगा, ठीक है, क्लियर। कुछ चीज सपोज यहाँ पे होता है, मुझे ना इसको ऐसे धक्का मार के ऐसे, कभी देखे हो कि ऐसे रॉड थोड़ा सा हैवी लेते हो और यहाँ पे एक कील है, उसको कील को ये करना होता है, ऐसे के हिट करते हैं, तो बहुत सारे काम, जरूरी नहीं कि सिर्फ mg के ही अगेंस्ट हो। चलो यस, अब बच्चों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसका नेचर ऐसा होता है, और किसी ने कहा कि सर ये दोनों पुशिंग एंड पुलिंग होगा, यस करेक्ट। अगर मैं बात करूं कि देखो हमने x इधर ले गया है, मैं इक्विलिब्रियम से इस तरफ गया ईस्ट के तरफ, तो जो फोर्स डेवलप हुआ है ये वेस्ट के तरफ हुआ, अपोजिट हुआ है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स है बच्चों। तो अगर ये वेक्टर इक्वेशंस के टर्म में लिखें तो F इक्वल टू माइनस kx लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा टेंडेंसी है बैक टू नेचुरल लेंथ, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे अगर माइनस लिखा हूं मैं, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन, माइनस साइन बता रहा है कि इसका नेचर कैसा है, रेस्टोरिंग नेचर है, अपने शेप को रीस्टोर करना चाहता है। इज इट क्लियर बच्चों? के जो क्या है, के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, बहुत सारी चीजों, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसका साइज, साइज ऑफ द स्प्रिंग कैसा है, ये सारी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। सो अगर कोई यहाँ से पूछे बच्चों यूनिट, यूनिट डायमेंशन हमने नहीं पढ़ा, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स तो पता है क्या होता है, न्यूटन, अभी पढ़ेंगे, पहले से ही पता होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट कोई बता सकता है क्या? न्यूटन पर मीटर। F बाई एक्स है बच्चों, न्यूटन मीटर, F का हो गया न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, एकदम सही बताया, सही जवाब दिया, ठीक है ना, एकदम सही जवाब। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बुक्स में ये सब F इक्वल टू माइनस kx ही लिखा था, मैंने भी बता दिया, बट जब हम न्यूटन्स लॉ करें या आगे जब भी कोई भी चैप्टर करेंगे बच्चों, तो क्या करना, फोर्स इक्वल टू kx ही लिखना, -2 लिखना, और डायरेक्शन दिखा देना कि इधर लग रहा है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये कि जब भी लिखना है तो फोर्स इक्वल टू kx ही लिखो एंड देन शो द डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली करना, ओके, इज इट क्लियर? मैं आगे भी बताऊंगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो गया। चलो, तो फोर्सेज जो बेसिक ये आता है हमने डिस्कस कर दिया, फ्रिक्शन हम लोग बाद में हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये फॉर्मूला लेकिन इनकम्प्लीट है ना, बाद में हम एक्सटेंशन भी डालेंगे ना। लिखा ना F इक्वल टू kx, यही तो इनकम्प्लीट क्यों है, कंप्लीट है, k इंटू एक्स, क्यों इनकम्प्लीट लगा? सर क्योंकि मतलब अगर वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद हो जाता है तो वो एक्सटेंशन भी हम ऐड करते हैं ना। नहीं समझा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। सर एक्चुअली वो मैं कुछ गलत ही बोल रहा था, समझ गया मुझे। हाँ अंशु, तुम कहना चाहे थे कुछ, क्या अंशु? हाँ सर वो समझ गया मुझे। हाँ, और F इक्वल टू kx जो भी कोई स्प्रिंग है ना, तो एक ऐसा होता है कि दिस फोर्स इज वैलिड F इक्वल टू kx जब x बहुत बड़ा नहीं हो, बट हमें ये सब अभी जरूरत नहीं पड़ेगी,
तो जब भी ये दिया हुआ तो ये वैलिड है जिस इलोंगेशन के लिए, उसके लिए कहा एफ इजकल टू के इंटू एक्स। बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर देंगे सर इट मे चेंज, है ना, तो वो ये नेचर को फॉलो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। सर हाँ बोलो। सर वो एफ इज इक्वल टू के एक्स भी होता है, और हमने पहले भी देखा था कि वो एफ इज इक्वल टू एम एफ भी होता है, तो उन दोनों का कुछ रिलेशन है एक्स और एम का उनमें डिफाइन करने के लिए? क्या क्या एफ इजकल टू के एक्स होता सर है? एफ इज इक्वल टू के एक्स, यस सर, और एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो उन दोनों में कुछ रिलेशन होता है क्या सर डिफाइन करने के लिए दोनों में? अभी मैंने क्या कहा आयुष, मैंने पढ़ा है कि अगर एक स्प्रिंग है आयुष, और अगर ये इलोंगेटेड है, इसको इलोंगेट कर दिया, तो ये इसमें एक फोर्स डेवलप होगा के इंटू एक्स का, ये स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, है ना। और एफ इजकल टू एम ए तो अभी पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, तो चलो तुम कर रहे हो तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, तो बेसब्री से तुम्हें इंतजार है। न्यूटन्स के 3 लॉ है बच्चों, यस सर। ध्यान से सुनना। न्यूटन्स के 3 लॉ आयुष ने कहा, तो चलो पढ़ा देते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? एनीवन? आयुष तुम ही बताओ, बहुत रट्टा मारे हो 10th तक, एफ इजकल टू एम ए याद है? आयुष एक Yes, तो sir. बोलो क्या होता Whenever है? an object, हम्म हम्म हम्म। whenever a body continues to remain at rest or in an object नहीं, or in फिर a से state बोलो, of बीच में motion, बीच में रुक गया, मतलब एक बार फिर से कंटिन्यू करो। hello sir. Whenever an body continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line, हम्म the force is directly proportional to. नहीं यार, सर मैं बताओगे? कैसे मार्क्स मिल जाते? तो भूल गए, तो बहुत जल्दी भूल जाता है। रुको मैं किससे पूछूं, बहुत सारे लोग हाथ उठाए। ओम देव रे, ओम बताओ क्या होगा? मानसू आते हैं तुम्हारे पास बाद में। ओम। A body will be remain in rest or uniform motion हम्म ठीक है, आगे। A body will remain in rest or uniform motion without an external force. ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोला, ठीक है चलो। और चलो और किसी से पूछते हैं, और किसी ने हाथ उठाए हुए हैं। यश श्रावण, यश। Yes, sir. A body will continue to remain in state of rest or state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts upon it. क्या बात है, एकदम सही बताया। और ये बच्चों ने कहा बट थोड़ा इनकम्प्लीट था, इसने एकदम से जो 10th में पढ़ाया गया एकदम पूरा का पूरी बात बता दिया। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है, कहा कि इट विल स्टे इन एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, अनटिल एंड अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट नहीं कर रहा है बच्चों, तो उसका मोशन कैसा होगा? कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन 0 होगा। 0। Zero. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कह रहा ना कि एक्सेलरेशन विल बी 0 इफ एफ इजकल टू 0। बताओ, जो तुमने लैंग्वेज बताया उसको तो हम यही कहेंगे ना, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी 0 देन बॉडी विल हैव 0 एक्सेलरेशन। कैन वी सम अप दिस न्यूटन्स लॉ इन दिस एक्सप्रेशन? क्या तुम्हारी सारी Yes. बात इसमें आ गई? एक्सेलरेशन 0 का मतलब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है या रेस्ट में ही बैठा है, दोनों हो सकता है।
इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बच्चों, अब एक चीज ध्यान से सुनना। सर इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखनी? क्या करोगे, ये सब स्टेटमेंट लिख के तो रट्टा मार ही लियो, बस इतना लिख लो। ये भी ऊपर वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आईआईटी तो पूछने वाला नहीं है कि स्टेट द न्यूटन्स लॉ। ओके सर। सो बच्चों, अगर किसी भी बॉडीज का एक्सेलरेशन है, बॉडीज एक्सेलरेशन इज द, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। बॉडीज एक्सेलरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट और नॉट? बच्चों ये एक बॉडी है जो अभी मुझे दिख रहा है रेस्ट में, बट एक एलिवेटर से कोई जा रहा है, एक्सेलरेशन एलिवेटर का, उस एलिवेटर के आदमी को ये क्या दिखेगा? मोशन एक्सेलरेशन। में। मोशन में। तो ये जो बात है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन वो किस फ्रेम में? बिकॉज दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट। अलग अलग एक्सेलरेशन अलग अलग फ्रेम से किसी बॉडी का अलग एक्सेलरेशन होगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। कोई पूछेगा कि सर क्या फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट है? बच्चों फोर्स इज नो सर, फोर्स नहीं होगा। फ्रेम इंडिपेंडेंट। फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब बच्चों बताना कि ये स्टेटमेंट किस फ्रेम में वैलिड है, क्योंकि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है बच्चों, तो ए फ्रेम में भी नेट फोर्स 0 होगा, किसी दूसरे फ्रेम में भी नेट फोर्स 0, तीसरे में भी नेट फोर्स 0, है ना। लेकिन उसी बॉडी का एक फ्रेम में एक्सेशन कुछ है, दूसरे में कुछ और एक्सेशन होगा, तीसरे में कुछ और एक्सेशन होगा, मतलब ये तो सारे फ्रेम में वैलिड नहीं होने वाला है। एम आई राइट? यस सर। तो बच्चों बताओ ये किस फ्रेम में वैलिड है? सर ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में वैलिड है। बच्चों ये ग्राउंड फ्रेम में वैलिड नहीं है। न्यूटन साहब ने कहा कि बच्चों ये ऐसा है स्टेटमेंट, तो पूछा गया किस फ्रेम में ये वैलिड है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा फ्रेम एग्जिस्ट करता है, दिस टाइप ऑफ फ्रेम एग्जिस्ट, और जो फ्रेम है जिसमें ये वैलिड है, दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। उन्होंने कहा कि इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करता है, कोई एक ऐसा फ्रेम है जिसमें ये वैलिड है, बट रियली मैं देखूंगा कि क्या ग्राउंड का फ्रेम इनर्शियल है। ठीक है, तो बच्चों द फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, द फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। देखो अब 10th 9th 10th में जो पढ़े हो बच्चों वो सिर्फ छोटा सा पढ़े थे, अब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ये थोड़ा सा फ्रेम वाला बच्चों को परेशान करता है, सो डोंट वरी, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। द फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स, दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और ये इनर्शियल का मतलब, इनर्शियल वर्ड कहां से आया बच्चों? ये वर्ड आया इनर्शिया से। इनर्शिया का मतलब होता है बच्चों, इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो न्यूटन साहब तो यही कह रहे थे कि अगर कोई बॉडी
मोशन में है तो बच्चों वो मोशन में ही रहना चाहता है, अपने आप चेंज नहीं होना चाहता, उसको मोशंस को चेंज करना है तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होना चाहता। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। का मतलब क्लियर, एक कॉमन लैंग्वेज में बोलता है यार इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ये तो चेंज नहीं होगा, इसको कितना भी समझा दो ये नहीं चेंज होने वाला, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे तुम्हारे दादा दादी कोई चीज के लिए वो एजेड हो गए हैं, अपने जमाने की चीजें देखे हैं, तो कोई चीज समझाओगे शायद वो चेंज नहीं होना चाहेंगे, am I right? वो ज्यादा रिजिड होते हैं, उनका इनर्शिया ज्यादा होता है, होता है कि नहीं बच्चों? लेकिन फिर भी जो भी है रेस्पेक्ट करना है हमें अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया से। ये इनर्शियल फ्रेम है कौन सा? किसी ने कहा सर ये ग्राउंड फ्रेम में वैलिड है। ग्राउंड मतलब अर्थ, इज द अर्थ फ्रेम। अच्छा, इज द अर्थ होता है या इज द अर्थ होता है, दी या द, क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? दी होगा। दी होगा, बहुत बढ़िया, दी होगा। क्यों होगा बच्चों, दी क्यों होगा, द क्यों नहीं? ई वॉवेल है। हाँ, ई वोवेल है, बहुत बढ़िया। इज द अर्थ फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं कहूंगा आंसर इज नो। वी विल एक्सप्लेन दिस। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा इस चीज को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज कुछ आगे की चीजें भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। बच्चों ये ना अर्थ पे सोचो कि एक अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर एन लग रहा है और एक इधर एम जी लग रहा है, दो फोर्स है। और ये अर्थ के फ्रेम में, ये रेस्ट में है। किसके फ्रेम में? अर्थ के फ्रेम में। तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी ये स्टडी कर रहा है कि ये देखो बच्चों कि ये ब्लॉक है, ये देख रहा है कि ये रेस्ट में है, इस पे दो फोर्सेज वो मेजर किया। इफ यू फाइंड सम टेक्निक कि एन निकाल ले, उसको mg के बारे में पता हो कितना लग रहा है, और देखा कि mg माइनस n कितना है, क्या mg इक्वल टू n है क्या? ये रेस्ट में तो देख रहा है, ये देख रहा है कि एक्सेशन जीरो, ये क्या देख रहा है, एक्सेशन जीरो है, और देख रहा है कि n अगर mg के बराबर हो गया देन वो क्या कहेगा कि नेट फोर्स जीरो हो गया है और एक्सेशन तो जीरो है, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है। तो कहेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, दैट मींस अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है। मैं यहाँ पे लिखा इफ, बट एक्चुअली में n इज नॉट इक्वल टू mg। n mg के बराबर एक्चुअली में नहीं है। क्यों नहीं है वो भी थोड़ा सा समझा दूंगा, कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा। n mg के बराबर नहीं है बच्चों, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ बट एक्सेशन जीरो। बच्चों क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है? नो सर। बच्चों एक्सेशन देखो जीरो, और एक्सेशन जीरो देखा, बट n is not equal to mg. This implies f net is not equal to zero. That means अर्थ फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, नॉट
इनर्शियल। बट कहोगे सर इक्वल नहीं, बट डिफरेंस क्या है? क्या बहुत ज्यादा का डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन n and mg is very small. क्या लिखा बच्चों? डिफरेंस बिटवीन n and mg इज वेरी स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, Small. थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब नेट फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं, क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है। इसलिए बच्चों अब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है नेट फोर्स जीरो मान लेते हैं, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं अर्थ को अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल। तो कहेगा बच्चों के ऐसे सवाल रहेगा, इज द अर्थ फ्रेम इनर्शियल? कहोगे नो। इज द अर्थ कैन बी एज्यूम्ड इनर्शियल? यस। हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा करके कह सकते हैं ठीक है यार इनर्शियल है। एम आई राइट बच्चों? यस सर। Yes. अब बच्चों हम लोग तो अर्थ में ही काम करना है, तो मजबूरी या अर्थ को हम लोग इनर्शियल लेकर के ही सारा कैलकुलेशंस करेंगे। जब बहुत डेप्थ में चाहिए नॉलेज, जब तुम नासा में साइंटिस्ट रहोगे और कुछ करना है, तो वहाँ पे इसको हम कंसीडर करेंगे कि इनर्शियल नहीं है तो क्या करना होगा। और कोई कहेगा सर n इज नॉट इक्वल टू mg, वाई? बच्चों अर्थ पे तो बैठ के देख रहा है कि रेस्ट में है, बट बाहर से कोई देखेगा बच्चों तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है। अगर कोई पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका एक्सेशन इधर है बच्चों, इधर एक्सेशन है, तो एक नेट बैलेंस फोर्स इधर कह सकते हो कि होगा, mg स्लाइटली ग्रेटर रहेगा n से। लेकिन ये चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये पढ़ा बच्चों, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम, और फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? इफ f इज इक्वल टू 0 देन a is equal to 0, and this is valid in inertial frame only. अब हम लोग अर्थ का फ्रेम को इनर्शियल मान लेंगे। सेकेंड, अगर बच्चों नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा? कहा गया इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो देन बॉडी विल एक्सेलरेट, और बॉडी का एक्सेशन जो होगा बच्चों वो फोर्स के प्रोपोर्शन होगा, नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। मैथमेटिकली यही कहेंगे, एक्सेलेरेशन विल बी proportional to f in the direction of f का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। Is this law valid in all frame of reference? Is this valid for all frame of reference? कहोगे no, valid only in inertial frames. And what is Newton's third law बच्चों? Suppose हाँ बहुत बढ़िया। अगर फोर्स ऑन बी बाई ए कुछ है, बी ने जितना फोर्स लगाया, न्यूटन्स ने कहते हैं कि बच्चों ए ने भी बी पे उतना ही फोर्स लगाया बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है ना। तो ये दिस इज द न्यूटन्स लॉ। क्या इसको भी, ये भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा? क्या ये भी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगा? बच्चों इसमें सिर्फ फोर्स है, फोर्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, वैलिड इन
ऑल फ्रेम, Any frame. फ्रेम इंडिपेंडेंट है ना, इसको कुछ लेना देना नहीं है फ्रेम से। तो न्यूटन्स के 3 लॉ क्लियर। कोई बताता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है सेकेंड लॉ में ही निहित है कि A0 तो F0। बच्चों न्यूटन्स लॉ हो गया फिनिश। इससे कम टाइम में ही तुम्हारे 10th में न्यूटन्स लॉ फिनिश कर दिया गया होगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं बच्चों, न्यूटन साहब ने एक्चुअली जो था वो F इक्वल टू ma करके नहीं बताया था, उन्होंने बताया था नेट फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी होता है। तो ओरिजिनली उन्होंने ये बताया था, बट हम लोग जो पढ़ते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ते हैं। तो क्या है एग्जैक्टली F इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल ये है बच्चों, P जो होता है मोमेंटम, पता है P किसको बोलते हैं, m इंटू वी को बोलते हैं। m मास को कांस्टेंट ले रहे हैं dv बाई dt, इसी को एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं F इक्वल टू m। ओके, तो फोर्स न्यूटन्स का ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसे बताया, दिस इज द न्यूटन्स लॉ। हमने न्यूटन्स लॉ कंप्लीट कर लिया बच्चों, न्यूटन्स लॉ का थ्योरी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, कोई बच्चों मिस नहीं करेगा। हम लोग इनर्शियल नॉन इनर्शियल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कौशल ने कहा सर हम कॉइन को मैच बॉक्स के पीछे डाल के ऊपर से मारते हैं तो कॉइन ऊपर आता है। चलो ये तो क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे तो नहीं समझ में आया। सर यस अंशु, कुछ पूछना है बोलो।